मुद्दे की बात न्यूज। आम आदमी खास बात। आज हमारे बीच महात्मा गांधी के जन्म अवसर पर वरिष्ठ एमएलसी प्रत्याशी भी रहे हैं, आज हमारे बीच हैं। आज इनसे जानेंगे कि आज के समय में गांधी का महत्व कितना है और गांधी के विचारों का महत्व क्या है व्यक्ति विशेष में। जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पे मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा बातों को कहना जो बापू कहा करते थे कि जो इस लोकतंत्र के लिए, जो इस जमहूरियत के लिए, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, लोगों को अंदर साहस पैदा किया। और साहस किस बात का पैदा किया? अहिंसा का, सत्य का और पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करने का। ये गांधी ने सिखाया और तभी बापू ही थे कि उस हिंदुस्तान को खड़ा किया उस अंग्रेजी सरकार के सामने जिसके सत्ता का सूरज डूबता नहीं था। या यूं कहें कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दिखा करके, सत्य का मार्ग दिखा करके और जनता की लोकतांत्रिक बात कैसे कहना ये करके दिखाया। मैं तो आज गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रगुजार हूं उस अंग्रेजी हुकूमत का भी कि कम से कम उनके अंदर इतनी प्रतिबद्धता थी कि मूल्यों को कुछ तो समझते थे। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मानवता को शर्मसार कर दी है अंग्रेजी हुकूमत ने, लेकिन आज हमारी जो सरकार है जिसके लिए हम जिस आजादी के लिए लड़े, क्या वो आजादी हमारे देश में दिखती है? आज गरीब की हालत क्या है, मजदूर की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है, नारी शोषण किस कदर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जयंती पे हम याद करके सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे जब हम उन गांधी विचारों की या बापू की उस सोच की रक्षा कर पाए और उनकी सोच का सपना और उनके सपने का भारत बना पाए। वो बन नहीं पाए। तो अब आज के समय में जो आज युवा गांधी के जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, जैसे अन्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लेकिन गांधी के कार्यक्रम में लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, इस पर आपका क्या तर्क है? देखिए, गांधी जी की जयंती पे शामिल नहीं हो रहे हैं, मैं शायद इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि गांधी दुनिया के नेता रहे। आज संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी जयंती को मना रहा है। दुनिया के 87 देश गांधी जयंती को मना रहे हैं। इतना बड़ा विराट स्वरूप का नेता, मुझे लगता है कि हम भारतवासियों को, एक एक भारतवासियों को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आज उनकी जयंती मना। रही बात सरकार के द्वारा और सरकारी संस्थानों के द्वारा, आज इसी बात को लेकर के चिंता है कि राष्ट्रपिता को पिछले 8 सालों में कैसे अपमानित किया गया, चाहे वो 2 अक्टूबर की दिन हो और चाहे 30 जनवरी उनके बलिदान का दिवस हो। गांधी की प्रतिमा बना करके और उसमें रबर की गोलियां चला करके हत्या का दृश्य दिखाया जाता है। सत्ता प्रायोजित लोग बापू को एक तथाकथित साधु कह सकता हूं उसको, वो गाली देने का काम करते हैं। जब ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कहीं न कहीं, क्योंकि अगर ये सरकार भारत के खिलाफ कुछ बात बोलने पे, देश के खिलाफ कुछ बात बोलने पे अगर देशद्रोह है, तो ये सवाल बनता है कि राष्ट्रपिता को गाली देने वाले को, राष्ट्रपिता को गोली मारने वाले के खिलाफ क्या ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि राष्ट्रपिता के नाम पे कोई आपत्तिजनक शब्द या वाक्य या टिप्पणी या घटनाएं प्रदर्शित की जाएं तो जनमानस आहत होता है। इस पे कानून बनना चाहिए और ये भी एक तरह से राष्ट्रपिता का अपमान, देशद्रोह है, इस तरह का कानून बनना चाहिए। आज विश्व अहिंसा दिवस है और यह जो वर्ष रहा है, कई देशों में युद्ध भी छिड़े रहे हैं। ऐसे में गांधी के विचार कितने प्रभावी हैं? देखिए, गांधी के विचार इस तरह प्रभावित थे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि हमारे बीच ये सौभाग्य कि एक हाड़ मांस का मनुष्य
इतनी दूर तक सोचता है। और आइंस्टीन को उन्होंने फटकारा था, क्योंकि बापू का पहला धर्म था मानव सेवा का। इसलिए बापू राज्यों और देश की सीमाओं से बंधे नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका जाकर के पिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको जिस तरह से टिकट रहते हो उतार के फेंक दिया गया, गोरे काले का अपमान दिखाकर किया गया, वहां पे फिनिक्स आंदोलन से लेकर के और जो श्वेत और श्याम के बीच में, काले और गोरे के बीच में जो झगड़ा था, उसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद आकर के आपके भारत में किसानों से जुड़े, चंपारण की जो 3 कठिया जो खेती होती थी उसको लेकर के। और कभी आज तो महात्मा किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। क्यों कहा? क्योंकि उनके कर्म थे ऐसे। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वो बातें जो वो उस समय कह करके गए, आज सारी चीजें दिख रही हैं। विश्व पूरा मानने को तैयार है कि अगर देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया जा सकता है तो गांधी के रास्ते पे चलकर, और वो करने के लिए तैयार हैं लोग। आप इतिहास से भी देख लें कि तानाशाह बिल्कुल पैदा हुए हैं, लेकिन तानाशाहों का अंत किस कदर हुआ कि वहां की जनता आज उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, चाहे जर्मनी हो चाहे इटली हो। क्योंकि तानाशाही से आप लोकशाही को नहीं चला सकते। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार कम से कम हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे आने वाली पीढ़ियां भी बापू के मार्ग पे चलेंगी, तभी इस हिंदुस्तान को वो सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है जो हमारे महापुरुषों का सपना था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, आज लाल बहादुर शास्त्री का सपना था। देश का किसान साल साल भर बताइए बैठा रहता, जो पूरे देश का पेट भरता है। 650 से ज्यादा किसान जिनकी मौत हो जाती है, और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी एक किसान की मौत पे दुख व्यक्त नहीं करते। कैसे गांधी को मान रहे हैं? आज बलात्कार पीड़िता लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मैं मीडिया को भी कहता हूं कि मीडिया वो सच कब दिखाना शुरू करेगा? अगर किसी अंकिता नाम की बेटी के ऊपर जो भी हमला हुआ, यौन शोषण हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, कानून संबद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आज बताइए, बिल्किस बानो के साथ 11 बलात्कार के दोषी छोड़ दिए जाते हैं और माला फूल पहना के उनको सम्मानित किया जाता है। कल यही अंकिता के दोषियों के साथ किया जाएगा, तो क्या यह न्याय संगत होगा? कहां लेके जा रहे हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि समाज को अगर लेके चलना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इन महापुरुषों ने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए कभी भी समाज सेवा नहीं की। देश कैसे बढ़ेगा, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता कैसे आगे जाएगी, वो काम किया। गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी, लेकिन आज जो सरकार है निजीकरण की बात करती है। रेलवे हो चाहे कोई भी विभाग हो, सब में निजीकरण हो रहा है। तो अंधाधुंध निजीकरण देश के लिए अच्छा है या गांधी की दृष्टि से वो कैसा होगा? देखिए, गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, उन्होंने कहा कि हमारे गांव इतने खुद ही संबल हैं कि अगर इन गांवों को मजबूत किया जाए। और आज वो समय आप देखिए, ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूं, कोरोना का पीरियड आया था, जितने इंडस्ट्री थी बड़ी बड़ी थी सब ध्वस्त हो गई। यही सरकार जो एक तरह से बाजारीकरण पे आ चुकी है, शिक्षा तक की बाजारीकरण, जहां 18% जीएसटी शिक्षा पे ली जा रही है, रबर और पेंसिल तक जीएसटी से दूर नहीं हो पाई है। यही सरकार जो इसके पूरी तरह से, चाहे जो कोई सेक्टर हो, सब घाटे में जा रहा था। और पूरे कोरोना पीरियड में अगर 3.25 जीडीपी बढ़ करके आई तो कृषि क्षेत्र से आई। कहां से आई? गांव से आई, क्योंकि गांव में वो हमारा किसान, वो हमारा मजदूर रहता है, उसने बढ़ा कर दिया। क्योंकि आज भी अगर अपने गांव की खेती किसानी को ये सरकार सहयोग करे, और वो मांगते क्या है? वो केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगते हैं। सोने की सिकड़ी बनाने वाला सोनार भी उसका दाम तय करता है, लोहे का औजार बनाने वाला लोहार भी उसका दाम तय करता है। एक छोटे सी बिस्कुट की कंपनी भी अपने दाम को तय करती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का
कि इस देश के 132 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं करता, बल्कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है कि साहब हम जी सके। और इस सरकार ने धोखा दिया। 1 साल हो गया कि हम एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे, बनी नहीं। एमएसपी देंगे, दे नहीं रहे। अगर गांव को हमारे संबल किया जाए, गांव गोद लेने से नहीं बढ़ेंगे, भाषणों से केवल गांव गोद ले नहीं, गांव की जो संप्रभुता है, गांव की जो संसाधन है, अगर सरकार उनको मजबूत करे तो मुझे लगता है कि गांव का किसान का बेटा भी उसको आकर के शहर में 10,000 की नौकरी के लिए 12 घंटे की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके खेत के अनाज का दाम मिलने लगे, अगर उसके खेत के साथ साथ उसके अनाज के दाम के साथ साथ गांव में उस संसाधन को मुहैया कराया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा गांव गांधी के उस गांव की तरह जो स्वावलंबन की बात करता था, जो स्वराज की बात करता था, आज कहाँ है। पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ, लेकिन आज सरकारों के द्वारा पंचायतें चलती हैं और किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है सबके सामने। तो मुझे लगता है कि ये देश भाषणों से नहीं चलेगा, केवल मन की बात करने से नहीं चलेगा। लोगों की मन की बात को जानना होगा और लोगों को जोड़ने के लिए सबसे सशक्त माध्यम गांधी जी के रास्ते चलना पड़ेगा। जैसा कि आप राजनीति में भी हैं, अगर आप सरकार में रहें तो आप किस तरह का परिवर्तन लाएंगे? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितना कुछ करते बना, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कहां तक ला करके दिया। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा जिसकी भी सरकार रही, चाहे वो गैर कांग्रेसी सरकारें रहीं, उन्होंने भी देश को दिया। और कोई भी सरकार जनता के ऊपर तब आती है, जैसे आपने कहा कि कहां ले जाना चाहते हैं। भयंकर कोरोना काल में जब मौतों का तांता लगा हुआ था, लोग पाई पाई को मोहताज थे, तो वो मनरेगा योजना जिसको इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में उपहास उड़ाने का काम किया था, उसी मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। आज फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस की सरकार ने पारित किया, आज वही था कि जो पीडीएस के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम लोगों को घर घर अनाज पहुंचाते हैं। आज राइट टू एजुकेशन की बात कांग्रेस ने कही थी कि हमें 18 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात। हम सरकार में होते हम फिर कहना चाहते हैं कि केवल 18 साल तक क्यों? क्योंकि 18 साल तक का बच्चा तो इंटरमीडिएट पास करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक उनको शिक्षा मुफ्त दी जाए। आज शिक्षा का बाजारीकरण किस तरह है कि आज एक गरीब का लड़का, एक किसान का लड़का विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता। 400 गुना फीस वृद्धि कर दी गई है। और क्या हालत है कि आज उसका विरोध करने वाले, गांधीवादी तरीके से विरोध करने वाले छात्रों को उनका दमन किया जा रहा है। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लघु उद्योगों को, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी वो मिक्स इकोनॉमी थी, लघु उद्योगों से हमारी और असंगठित क्षेत्रों से हमारी इकोनॉमी बढ़ती थी। आज गांव में लघु उद्योग दम तोड़ दिया है। छोटी छोटी धान की क्रशर मिलें होती थी, वो खत्म हो गई। तेल पेरने की मशीन होती, खत्म हो गई। गुड़ बनाने का काम चलता, खत्म हो गया। यहां तक कि साड़ी बुनने का काम चलता तो खत्म हो गया। तो लघु उद्योगों को खत्म किया गया। और लघु उद्योग जब तक हिंदुस्तान में मजबूत और जिंदा नहीं होंगे, माफ करिएगा, रोजगार कभी नहीं आएगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तमाम, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जितने भी हमारे पीएसयूज हैं, बेचने से आप उनको लाभान्वित करा सकते हैं, लेकिन रोजगार का सृजन नहीं करा सकते। तो गांधी की जयंती के अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को बहुत उम्मीद की निगाह से देखता हूं और पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा है और युवा भारत है। मैं अपने देश के युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने महापुरुषों के भारत को आप बनाना चाहते हो और बचाना चाहते हो, तो एक बार उनके दिखाए मार्ग पर चलिए। ये देश तभी तरक्की करेगा जब इस देश का युवा अपने महापुरुषों के दिखाए सदमार्ग पे ले चलने की प्रयास को करेगा। अन्यथा हम जिस तरह से लगातार एक उस मीडिया के द्वारा दिग्भ्रमित किए जा रहे हैं कि आजादी में जिनका योगदान था उनको आज खलनायक बताया जा रहा है, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों को गाली दे करके सोचता है कि विकास कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित है आने वाले दिनों में अपनी दुर्गति को लिख रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के इस सजे हुए भारत को अपमानित करके सोचता है कि हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस हिंदुस्तान को आगे कहीं ले जाएगा। आज युवाओं से इतनी उम्मीद करते हैं कि युवा सबसे पहले जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठ करके देश को जोड़ें। इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा रहेगा तो हम देश में तमाम चीजें ला सकते हैं। नफरत और हिंसा के बीजारोपण जो किए जा रहे हैं पिछले 8 सालों में, इससे देश आगे नहीं जाएगा। नहीं तो मानवीय सूचकांक में हम कहां तक गए ये सब सामने है। कुपोषण में हम कहां गए सब सामने है। हमारी जो कथित पत्रकारिता चले हम उसमें कहां गए यह मालूम है, हमारे सामने है। हम गिरती अर्थव्यवस्था में कहां चले गए, क्या 82.5 रुपए प्रति डॉलर कीमत हो चुकी है। और इस देश के प्रधानमंत्री की बोली बंद है जो कहते थे कि जिस देश की मुद्रा गिरती है उस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत गिरती है। प्रधानमंत्री से सवाल है कि कहां है। तो युवाओं को इन सवालों पर सोचना होगा और तभी मुझे लगता है कि भारत वो भारत बन पाएगा जो हमारे गांधी जी का सपना था, पंडित लाल बहादुर जी का सपना था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, तमाम ऐसे महापुरुषों का सपना था जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। एक सबसे बड़ी बात है कि जगह जगह जहाँ भी आप देख रहे होंगे पटेल की मूर्तियां बन रही हैं। पूरे पटेल की मूर्तियां बन रही है पूरे देश में। जहाँ भी देखिए पटेल चौराहा, पटेल प्रतिमा, एकता, यूनिटी, इस तरह के बहुत सारे पटेल के नाम से मूर्तियां बने, पटेल संस्थान बन रहे हैं। तो इस पर आपके क्या भूमिका रही है या क्या देखते हैं इसको? देखिए, हर चौराहे का नाम पटेल चौराहा बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी चौराहे का नाम देश में किसी भी जिले में, गांव में पटेल जी की मूर्ति स्थापित करके पटेल चौराहा बनाइए। सरदार भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करके भगत सिंह का चौराहा बनाइए। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगा करके जेपी चौराहा बनाइए। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगा के बाबा साहब अम्बेडकर चौराहा बनाइए। पंडित नेहरू की वो लगा करके आप उनकी सोच को तो बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी का झगड़ा नेहरू जी से बताने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। सुभाष चंद्र बोस को यह बताना कि उनको बहुत वहां पे अपमानित किया गया था, गांधी जी उनको पसंद नहीं करते थे, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। सरदार पटेल जो है प्रधानमंत्री हो जाते क्योंकि गांधी और नेहरू नहीं चाहे। जो इस तरह के जो साहित्य बांटा जा रहा है इससे ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये उन लोगों से भी सवाल है कि 80 साल के वृद्ध को क्या वो लोग भी अपने घर में गोली मार करके वीरता और शौर्यता का प्रचंड स्थापित कर सकते हैं? ये उनसे सवाल है, क्योंकि वो लोग जिस गांधी की हत्या जिस संगठन ने की, जिस व्यक्ति ने की, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम सरदार पटेल ने किया। तो ऐसे लोग सरदार पटेल की प्रतिमा लगा करके और क्या कहा था, ये सांप्रदायिक संगठन है जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे नहीं कहा था। वो सामने आ रहा है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह क्या कह के गए थे इस देश में? जिस दिन छात्र, मजदूर, किसान की आवाज सुनी जाएगी, सच्चा लोकतंत्र उस दिन जिंदा होगा। और कहा था कि इस देश में परिवर्तन गोली और बारूद से नहीं आएगा, विचारों से आएगा। उस शहीद आजम भगत सिंह को जब शहादत प्राप्त हुई तो इसी संगठन के लोग जिसके ऊपर सरदार पटेल ने बैन लगाया था, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार, विनायक दामोदर सावरकर, गुरु गोलवरकर क्यों चुप थे? ये देश का युवा जानना चाहता है, क्यों चुप थे? क्योंकि गांधी ने तो मिलकर के वायसराय से उनकी सजा माफ कराने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जेल तक मिलने गए, लेकिन हेडगेवार क्या कर रहे थे? 1923 में 6 बार माफी मांग करके विनायक दामोदर सावरकर क्या कर रहे थे? ये सवाल बनते हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि महापुरुषों की मूर्तियां लगा करके कि पटेल हमारे हो गए, उनसे झगड़ा था गांधी का, नेहरू का, ये इसलिए हमारे हो गए। सुभाष चंद्र बोस हमारे हो गए क्योंकि उनसे झगड़ा था, नहीं था। राष्ट्रपिता किसने संबोधन किया था ये उनको बताइएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो रंगून में बैठे इस देश के
महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप राष्ट्रपिता हैं। बापू में इस नाम से झगड़ा होता तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता न कहते। झगड़ा होता तो सुभाष चंद्र बोस आकर के मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिन्ना और हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर से आकर के न मिलते कि आप चल करके भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। इसलिए इतिहास से अच्छी चीजों को सीखने का काम करना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं उन लोगों को कि चौराहों पे सरदार पटेल की मूर्ति लगा देने से आप परिवर्तन नहीं लाओगे, बल्कि सरदार पटेल की सोच को लाइए। और झगड़ा लगाने से आपका भला नहीं होने वाला। पटेल को लोग एकता का प्रतीक मानते हैं, उसे आप क्या समझते हैं? बिल्कुल थे, भाईचारा एकता के प्रतीक थे सरदार पटेल। और उन लोगों को भी इतिहास बताइए जो कहते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। आज गांधी जयंती है और गांधी जी के सामने बैठा हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को और महात्मा गांधी को एक साथ बैठा करके रखा था। और महात्मा गांधी का खुद विचार था कि जिस तरह से अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, जो सोच है, उसको लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। और देश के अंतर्गत यानी देसी जो राजनीति है उसमें सरदार पटेल से ज्यादा उच्च व्यक्ति नहीं है, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। तभी 565 रियासतों को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया, इसीलिए लौह पुरुष कहलाए, इसीलिए वो एकता के प्रतीक कहलाए। और तमाम इतिहास है, चाहे कश्मीर का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे जूनागढ़ का इतिहास देख लीजिए, चाहे हैदराबाद का इतिहास देख लीजिए, सरदार पटेल न होते तो आज आप बनारस के बाद पता चलता कि बिहार दूसरा देश होता, राज्य नहीं। बिहार के बाद पता चलता कि झारखंड दूसरा देश होता। 565 रियासतों को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया, इसलिए एकता के प्रतीक थे। जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप इसके पहले दूसरे पार्टी में थे, आज कांग्रेस में हैं और कांग्रेस काफी वर्षों से शासन में रही है और अच्छी व्यवस्था चला रही थी, फिर जनता ने उनको नकार क्यों दिया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और मुझसे जब ये कोई पत्रकार साथी पूछता है तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धोखे बहुत होते हैं जिंदगी में। हमारे जैसे लोग जो इस देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, संविधान के प्रति सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनको धोखा मिलता है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कभी नहीं था। हमारा परिवार शुरू से, क्योंकि हमारे नाना, हमारे सभी लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था। और हम लोग कभी कांग्रेस से, हमारे परिवार में किसी ने ब्लॉक अध्यक्ष भी बनने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के प्रति ये समर्पण था। और रही बात कि जब हम कांग्रेस के समय, जब यूपीए 2 की सरकार थी जिसमें आरोप तमाम लगे थे, कथित आरोपों के, 2G स्पेक्ट्रम आरोप लगा था, कोल ब्लॉक का लगा था, निश्चित है कुछ समय मन विचलित हुआ था कि सरकार बहुत बड़ा घोटाला करा रही है। हम जुड़े उस आंदोलन में, लेकिन उस आंदोलन की भ्रूण हत्या उस आंदोलन के नायक ने की, जिस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश किया और बनाया, उस अरविंद केजरीवाल ने किया। आज सच सब कुछ सामने है। जो कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस, स्वराज का नाम देते थे, आज वो पार्टी धर्म निरपेक्षता के नाम पे पीछे हट जाती है। आज वो पार्टी दिल्ली का दंगा हो चुप्पी साध लेती है। आज वो अरविंद केजरीवाल, बिल्किस बानो की बात हो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। आज वो अरविंद केजरीवाल, तमाम ऐसे प्रबुद्ध लोग सीए एनआरसी के दौरान प्रताड़ित किए जा रहे दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। सत्ता पाना अगर सफलता है तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी सत्ता को लेकर चलने, क्या बुराई है। लेकिन उस आंदोलन में एक वैचारिक प्रवाह था। लोगों को उम्मीद थी कि इस देश में एक वैचारिक राजनीति स्थान लेगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य और बहुत दुखी हूं, मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हम देश को भ्रमित करने का काम किए, क्योंकि आज 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के सीएजी के विनोद राय ने कोर्ट में माफी मांगी कि ऐसा कोई घोटाला नहीं होता। कोल ब्लॉक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लर्कियल मिस्टेक था, कोई घोटाला नहीं होता। अगर घोटाला हुआ होता तो आज तो 8 साल से सरकार है। तो एक तरह से उस पिछली सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को पूरी तरह से अपमानित करते हुए और एक भ्रम जाल फैला करके ये आंदोलन चलाया गया।
और जिस आंदोलन की परिणति ये थी केवल सत्ता पाना। और आज इतिहास सामने है कि झूठ बोल करके लोग सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं। कांग्रेस अपनी नीतियों से, मैं बिल्कुल कहता हूं कि इस देश का हमेशा भला चाहिए, लेकिन बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस ने कभी प्रोपेगेंडा का काम नहीं किया। उसने अपनी कभी विकास के कार्यों का इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। ये उसका दोष था, मानता हूं। आप जरा याद करिए कि 2008 में जब पूरी वैश्विक मंदी छाई हुई थी, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा कि दुनिया में एकमात्र सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति था वो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कि जिसने भारत को मंदी में नहीं आने दिया। इससे बड़ी बात क्या चाहिए। हमने तो डॉलर उस समय 67 रुपए तक गया था, 67 रुपए को घटा करके हम 58 रुपए तक लाए और अप्रैल 2014 में डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। आज डॉलर की कीमत कहां जा रही है? 58 रुपए। जब ये सरकार बनी तो 58 रुपए से डॉलर आज 82.5 रुपए तक पहुंच गया। तो अगर कांग्रेस की नीतियों का हम कहते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस देश को धोखा देने का काम नहीं किया, भाई भाई से झगड़ा लगाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश के महापुरुषों को गाली देने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने पूर्व की सरकारों को कहीं भी छोटा दिखाने का काम नहीं किया। ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ये मानते थे कि जो लोग मादरे वतन के हिफाजत के लिए सत्ता में आए, चाहे संघर्ष किए, उन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी हों, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी हों, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी हों, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी हों, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हों, सबका योगदान था। लेकिन एक ऐसी सरकार जो कहती है साहब 60 साल में कुछ हुआ ही नहीं, ये बहुत शर्म महसूस कराती है। अपने देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम करती है। जिस कांग्रेस की सत्ता पूरे देश में रही, लगभग सभी प्रदेशों में रही, और वह आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पूरे भारत स्तर पर, और काफी लोग उसका कार्टून भी बना रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जिस तरह से, क्योंकि ये बात कहूंगा तो शायद आपके चैनल पे लोग दूसरे रूप में लेंगे कि साहब कांग्रेस के ये कार्यकर्ता इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, इसके पहले कौन इस तरह की पदयात्रा किया था? एक शख्स थे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, जो कन्याकुमारी से लेकर के राजघाट दिल्ली तक पदयात्रा किए थे। क्या उनको सत्ता मिली हुई थी उसी समय? क्या सत्ता के लिए कर रहे थे? ये देश विविधताओं का देश है, अनेक संस्कृतियों का देश है, जहां हजारों भाषा, हजारों जातियां और आधा दर्जन से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं। और कांग्रेस आंदोलन से पैदा हुई थी, किसी गांधी परिवार से नहीं पैदा हुई थी, किसी नेता के परिवार से नहीं पैदा हुई थी। आज राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं, अगर केवल कांग्रेस की पदयात्रा होती तो विपक्ष के तमाम नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तमाम ऐसे नेताओं का नाम ले लो, कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के और तमाम महापुरुषों के, बाबा साहब अम्बेडकर के पोते तक आ रहे हैं, और हम वहां पे देश का तिरंगा लेकर के चल रहे हैं। लाखों लोग निकल रहे हैं और क्या बात कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भाईचारा को जोड़ो, संविधान को बचाओ, देश को बचाओ। आज भाईचारा कहां है हमारा? किस जगह जा चुका है? इस देश में अल्पसंख्यक को उसका दायरा निश्चित कराया जा रहा है। इस देश में नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं। इस देश में किसानों के नाम पे किसान सम्मान राशि बांट करके फिर छीनने वाले लोग, 650 लोग ज्यादा किसानों की आत्महत्या पे शोक तक व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो भारत कैसे जुड़ेगा? हम उसी काम को कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है, अभी तो यात्रा 500 किलोमीटर की तय की गई है। 20 दिनों की यात्रा तय होने पर आप देख रहे हैं कि उस यात्रा का मंतव्य नहीं देखा जा रहा है। उस यात्रा का मंतव्य देखा जा रहा है कि साहब टी शर्ट किस कंपनी की है, जूता किस कंपनी का है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस देश को कहा कि 35 साल तक भीख मांगने वाला व्यक्ति, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना है, जो दिन में 4 बार ड्रेस अरमानिया के 10-10 लाख का सूट बदलता हो, 2 लाख का
चश्मा पहनता हो, 2.5 लाख की घड़ी पहनता हो, वो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की किस कंपनी का टी शर्ट है, किस कंपनी का जूता है, इतना तक देखा जा रहा है। और सबसे शर्मनाक चीज है, भाजपा आईटी सेल के लोगों को कहना चाहता हूं कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे थूकने का मन करता है कि राहुल गांधी की भांजी की तस्वीर जो अपनी भांजी के साथ बैठे हुए हैं, तमिलनाडु के भाजपा आईटी सेल का अध्यक्ष कहता है कि राहुल गांधी एक लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हैं, अपने पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। इस तरह की सोच है। भाजपा आईटी सेल के लोगों को उसको अपने पद से उसको हटा करके उसको सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन तमिलनाडु के आईटी सेल के भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष को हटाया तक नहीं गया। ये तय किया जा रहा है। तो इसलिए और जनता और आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, हम अपने परिवार के बच्चों को, महिलाओं को किसी सम्मेलन में, किसी यात्रा में, किसी कार्यक्रम में क्यों ले जाते हैं? ये सवाल उनसे भी कहना चाहता हूं जो लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए ले जाते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा। आज छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, छात्र, नौजवान आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बच्चे अपनी दादी के साथ आ रहे हैं जो दादी चल नहीं सकती, दादा के साथ आ रहे हैं। ये गांधी आया है जो देश को जोड़ने जा रहा है, वो नहीं देखा जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्या ऐसी रैलियों में लोग बिना बुलाए आ सकते हैं? हजारों करोड़ रुपए रैलियों के नाम पे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके लाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में हम पैसे देकर के लोगों को नहीं बुला रहे हैं।